आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज 12 मई 2022 और आप सभी को इंटरनेशनल नर्सेज डे की बहुत बहुत मुबारक हो। हेलो डॉक्टर में हर हफ्ते हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, एक औरत के जिस्म में ना कई तरह के बदलाव आते हैं और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम इन बदलावों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जो कि एक गंभीर बीमारी का में भी तब्दील हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन कैंसर्स के बारे में जो कि ज़्यादातर वुमेन्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्विकल कैंसर। कहा जाता है कि इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ हम इस कैंसर से पार पा सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आप भी इनमें से किसी कैंसर से मुतासिर हो रहे हैं या इनके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, इंसान की तख्लीक कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार है और फिर हमारे जिस्म के आज़ा भी कुदरत का गैर मामूली कारनामा है। मर्द व ख़वातीन के इंसानी आज़ा ज़्यादातर तो एक जैसे हैं, लेकिन अफजाइश नस्ल के एतबार से कुदरत ने ख़वातीन को बरतरी बख्शी है। ख़वातीन अपने पोशीदा आज़ा को लेकर बहुत हसास होती हैं। अगर उनमें कोई बीमारी पैदा हो जाए तो किसी को बताती नहीं और किसी को दिखाने से भी गुरेज करती हैं। इसका नतीजा संगीन हो सकता है और ये कैंसर या सरतान की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। ख़वातीन में होने वाले कैंसर में सबसे आम है ब्रेस्ट यानी छाती का कैंसर। ये दुनिया भर की ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। साथ ही दुनिया भर की ख़वातीन की शरह अमवात के बढ़ने का सबसे बड़ा सबब भी ब्रेस्ट कैंसर को ही माना जाता है। आलमी इदारा सेहत WHO की एक तहकीक के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में तमाम किस्म के कैंसर्स का 10% है, जो कि तशखीस से साबित होता है। माहिरीन के मुताबिक हमारे जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स यानी खुलिये जरूरत के मुताबिक तकसीम होते हैं और जिस्म की नशोनुमा में हिस्सा लेते हैं। अगर ये सेल्स किसी भी हिस्से में जरूरत से ज्यादा तकसीम हो जाएं, तो उस हिस्से में सेल्स का एक गिरोह सा बन जाता है, जिसे साइंसी इस्तिलाह में ट्यूमर यानी रसौली कहते हैं, जो कि आगे चलकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर ये ट्यूमर ब्रेस्ट के सेल्स में बन जाए तो ब्रेस्ट कैंसर का मूजिब बन जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक 40 साल से ज्यादा उम्र की ख़वातीन साल में एक बार अपनी जांच जरूर करवाएं। इसके अलावा किसी को भी छाती में कोई गैर मामूली तब्दीली या दर्द होने पर फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ख़वातीन में दूसरा आम तौर से पाया जाने वाला कैंसर बच्चेदानी का कैंसर है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बच्चेदानी का कैंसर ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम को मुतासिर करने वाला सबसे आम कैंसर है। ये उस वक्त शुरू होता है जब बच्चेदानी में सेहतमंद खुलियात यानी सेल्स काबू से बाहर हो जाते हैं, जिससे टिश्यू या ट्यूमर का एक बड़ा हिस्सा बनता है। हर साल दुनिया भर में कई लाख ख़वातीन इस किस्म के कैंसर से बीमार होती हैं। ये बीमारी ज्यादातर 40 से 60 साल की उम्र की ख़वातीन में होती है और ये कैंसर पूरे जिस्म में भी फैल सकता है। लिहाजा किसी भी औरत को अपनी सेहत और किसी भी गैर मामूली इजहार पर खास तवज्जो देनी चाहिए और कोई भी परेशानी होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा ओवरी या रहम का कैंसर दुनिया भर की ख़वातीन में कैंसर के बायस मौत की सबसे अहम वजह है। ये कैंसर उस वक्त पैदा होता है जब रहम में मौजूद खुलियात खुदकार तरीके से ट्यूमर्स की नशोनुमा करने लगते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक और जानलेवा सूरत इख्तियार कर जाते हैं। ये मर्ज उमूमन 50 साल से जायद उम्र की ख़वातीन को अपना शिकार बनाता है, मगर गुज़श्ता कुछ अशरों में गैर मुतहर्रिक और गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी के बायस 30 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन भी ओवेरियन कैंसर का शिकार हुई हैं। सर्विकल कैंसर ख़वातीन में तौलीदी उज़्व का कैंसर है, जिसमें सर्विक्स में खुलियात की गैर मामूली नशोनुमा होने लगती है और ये जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए नाजरीन, ये जरूरी है कि ख़वातीन अपनी सेहत और खासकर जिस्म में कोई भी गैर मामूली तब्दीली होने पर उस तरफ फौरी तवज्जो दें
और जल्द से जल्द माहिर डॉक्टर से रुजू करें और इस तरह एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने की जानिब कदम बढ़ाएं। हेलो डॉक्टर में आज हम जानेंगे कैंसर्स इन वुमेन। एक औरत को किस तरह से अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होना चाहिए और ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र में, और साथ ही ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, इन सभी कैंसर ये क्या हैं, इनको कैसे, इनकी क्या वजह है और इन्हें कैसे पहचानें। इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक स्पेशल पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर नवनीत कौर, ब्रेस्ट सर्जन, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल से। आपका इस्तकबाल है मैम। हमारे साथ है डॉक्टर नीलांचली सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ आयुर्वेदा से हैं डॉक्टर योगिता मुंजाल, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। सबसे पहले डॉक्टर नवनीत, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। जैसे कि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत आम अब हम देखते हैं, सुनते हैं और डर भी लगता है, तो आपको क्या लगता है कि आज भी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर हम लोग कितने अवेयर हैं? आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इंडिया में अभी भी जो एक डिज़ायरेबल लेवल है उससे बहुत नीचे है। अभी भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत बड़ी हुई बीमारी लेके आते हैं। और एक तो उसकी सबसे ज़्यादा ख़ास वजह है कि लोगों को पता नहीं है कि वो बीमारी को कैसे जल्दी पकड़ा जाए। और जैसे कि आपके प्रोग्राम में भी उन्होंने बताया कि आधी परेशानी इस वजह से भी होती है कि वो जानने के बाद में भी किसी को बताना नहीं चाहती हैं। उनको लगता है कि शायद कोई बहुत ऐसी बुरी बीमारी पता चल जाएगी तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा लाइफ में, तो जितनी देर उस चीज़ को इग्नोर कर सको करो। और कई बार हॉस्पिटल्स में भी बहुत भीड़ होती है, तो मरीज़ के आने के बाद में भी टेस्ट रिपोर्ट आते आते देर होती है। तो हमारे यहाँ पर अवेयरनेस अभी हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। राइट, सही बात है। ब्रेस्ट कैंसर जिस तरह से बढ़ रहा है उतनी ही अवेयरनेस भी मुझे लगता है कि बढ़नी ज़रूरी है। डॉक्टर नीलांचली, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, जिसे हम गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स कहते हैं, ये अब कितने ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहे हैं? समय के साथ ये सारे कैंसर्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सर्विक्स, यूट्रस और ओवरी, ये तीनों ही एक स्त्री के गायनिकोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में और बाकी महिला के अंदर जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरीज जो होती हैं वो अंडाशय जिनको बोलते हैं, उनका मेन फंक्शन है एग्स बनाना। और उनका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है हार्मोन्स देना। दूसरा यूट्रस जो होता है, उनका मेन काम होता है प्रेगनेंसी, और उसके बाद सर्विक्स जो कि वो प्रेगनेंसी को रोकने में काम करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं और इन सब का कैंसर जो है वो अलग अलग तरीके से बनता है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है और अलग अलग तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ब्रेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर इंडिया में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर है। और ये अगर ईयरली डेटा देखा जाए तो 1.2 लाख वुमेन एवरी ईयर इनमें सर्वाइकल कैंसर होता है। उसी तरह से ओवेरियन कैंसर भी काफ़ी कॉमन है और अराउंड 60,000 महिलाएं हर साल नए ओवेरियन कैंसर से डिटेक्ट होता है। और इसके बाद एंडोमेट्रियल कैंसर भी काफ़ी कॉमन है। तो जैसे कि आज का ये जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है ये अवेयरनेस के ऊपर ही है इन कैंसर्स की। तो जैसे कि मैम ने बताया कि भी ब्रेस्ट कैंसर को लेके उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो क्या इन सभी कैंसर्स को लेके भी यही अभी सेम प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल। इसमें से मुख्यतः मैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी। जो अन्य विकसित देश हैं वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। हमारे देश में नहीं है। उसका कारण ये है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका बहुत ही आसानी से बचाव किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। कैंसर बनने से पहले के कंडीशन, जिसको प्री कैंसर कहते हैं, उस स्टेज पे पकड़ा भी जा सकता है। इसके बावजूद भी अवेयरनेस की कमी के कारण ये कैंसर हमारे देश में बहुत ही व्यापक है अभी भी। और इसी तरह से एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, इनके भी बचाव के और इनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानकारी बहुत कम है। बिल्कुल, अब इन सभी पे हम अभी बातचीत भी आगे करेंगे। डॉक्टर योगिता, आप आयुर्वेदा से हैं, तो आयुर्वेदा में जैसे भी हमने कैंसर्स की बात की, ब्रेस्ट कैंसर्स या बाकी जो भी गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स की बात की, तो आयुर्वेदा के नज़रिए से आप क्या कहेंगी?
देखिए, जो कैंसर की बीमारी है ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज की डेट में कोई शुरू हुई कोई नई बीमारी है जी। बहुत सालों से आपको पहले भी ये इस तरीके की परेशानियां पहले भी रही हैं। तो हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। दो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से होता है, क्योंकि नाम जो है डिजीज़ का वो चेंज होता रहता है, बट मैनिफेस्टेशन तो सेम रहती है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिससे पहले एज एक्सपेक्टेंसी जो होती, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम थी, तो बहुत से कैंसर जो हैं वो डिटेक्ट भी नहीं होते थे। तो अभी जितनी अवेयरनेस बढ़ी है तो डिटेक्शन रेट भी बढ़ गया है कंपैरेटिवली, जो हम पहले से अगर कंपेयर करते हैं तो अभी ज़्यादा केसेस इस तरीके के आते हैं। और आयुर्वेद में भी हम इस तरीके के देखते हैं कि लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो इन जनरल हम उनको यही एडवाइस देते हैं कि आप जो अपनी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट जो है जो इसके लिए है वो आप करते हुए साथ में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में ले सकते हैं, विच आर हेल्पफुल इन रिकवरी ऑल्सो। ओके, ग्रेट। तो मतलब जो भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इज लाइक एलोपैथी का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नवनीत, पता तो लग गया कि हमें कि कैंसर्स है, लेकिन अगर हम बात करें रीजंस की, इसकी वजह क्या है, ये कैंसर क्यों होता है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारी जानकारी किस वजह से होता है अभी भी डिफरेंट है। और अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करके पता करना है कि इतनी क्या वजह है कि इतने कैंसर बढ़ रहे हैं। कैंसर का रेट डेफिनेटली बढ़ा है, क्योंकि हम जब से हमने डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया तब से स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही रैपिड इंक्रीज़ है। और भी ये कहा जा रहा है कि एक तरह से इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर का एपिडेमिक होने वाला है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को उसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। वजह कुछ लोगों में तो एक जो फैमिली का रिस्क फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपके परिवार में आपके मदर या फादर के साइड में 1 या 2 या 3 कैंसर के पेशेंट्स हैं तो उस फैमिली को जो बिलोंग करता है उसका रिस्क कैंसर होने का बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो उनके एक तरह से ब्लड में वो बीमारी उनके पेरेंट की तरफ से आती है। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारा रिस्क बढ़ाते हैं उस बीमारी को होने के लिए। इसमें कि सबसे पहले तो आजकल हम ये कहते हैं कि आजकल की जो वर्किंग लेडीज़ हैं दे अडॉप्टेड अ वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से उनकी शादी लेट हो रही है, उनकी फैमिलीज देर से स्टार्ट हो रही हैं, वो बच्चों को फीड करने के बाद उनके पास टाइम नहीं है, फैमिली साइज श्रिंक हो गया है। तो इन सब चीज़ या वो मेडिसिन खाती हैं प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए। इस तरह का जो बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब है बिकॉज ऑफ अडॉप्टिंग अ सर्टेन लाइफस्टाइल, दैट इज प्ले उसका एक अहम रोल तो है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स आते हैं, वो बहुत यंग लेडीज़ हैं, उनकी शादी भी है, उनके बच्चे भी हैं, तो वो ऐसा कोई वेस्टर्न लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल में नहीं है, तो फिर भी कैंसर हो रहा है। तो और क्या वजह हो सकती है, उसके लिए बहुत रिसर्च चल रही है। जिस तरह से हमने अपने एनवायरनमेंट को हमने बहुत पोल्यूट किया हुआ है, रोल ऑफ प्लास्टिक्स जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उनका बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, जो स्ट्रेस है आजकल की लाइफ में, और शायद जो इतना जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सब चीज़ का कहीं ना कहीं इफेक्ट है जो कि अभी हम प्रूव कर पाने की स्टेज में नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर प्लेइंग अ रोल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर सिंह, अगर हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की बात करें, ओवरी और इन सब चीज़ों की, तो क्या उसमें भी यही वजह मानी जाती है या क्या इनके होने की कोई और वजह भी हो सकती है? जैसे कि मैम ने भी बताया कि ज़्यादातर कैंसर के बारे में पता नहीं होता है कि वो क्यों हो रहे हैं, लेकिन सर्विक्स का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि 99% केसेस में हमें पता है कि वो HPV इन्फेक्शन से हो रहा है, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से हो रहा है। और क्योंकि हमें वजह पता है इसलिए ये ऐसा कैंसर है जिसका बचाव संभव है। इसके अलावा बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो सर्विक्स कैंसर को कॉज करते हैं, और वो सारे रिस्क फैक्टर्स यही पॉइंट करते हैं कि HPV इन्फेक्शन किससे हो रहा है, जैसे कि जल्दी शादी होना, या बहुत सारे मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होना, या लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, कई सारे बच्चे होना, जल्दी बच्चे होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं सर्विक्स के कैंसर के साथ। अगर हम ओवेरियन कैंसर की बात करें, ओवेरियन कैंसर का हमें कारण कई बार नहीं पता चलता है। जेनेटिक एसोसिएशन ओवेरियन कैंसर का भी है ब्रेस्ट कैंसर के जैसा, तो अगर फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, सिमिलरली एंडोमेट्रियल कैंसर की भी अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो ये दोनों कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इस पे एक बात जानना चाहूँगी, जैसे कि मैम ने बोला लेट मैरिज होना, लेट बेबीज़ होना, और आपने कहा कि जल्दी शादी जल्दी बेबीज़ होना, तो मैं इनके डिफरेंस को जानना चाहूँगी, ये किस तरह से फिर ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं?
ब्रेस्ट कैंसर पे कैसे जल्दी, और आप जो बता रही हैं सर्विक्स पे कि वो जल्दी शादी करने के ऊपर या जल्दी प्रेग्नेंट होने पे वो इफ़ेक्ट करता है, तो हम इसे कैसे समझें? आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो जल्दी प्रेगनेंसी होना जो बॉडी के हार्मोन को इफेक्ट कर रहा है, वो उसकी वजह से बीमारी नहीं हो रही है। ओके। बीमारी हो रही है पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से, जो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। अल्टीमेटली एक एजेंट है जो वहाँ पे उस सिस्टम में पहुँच जाता है, और जिसकी वजह ऑल दीज फैक्टर्स, जैसे इन्होंने बताया कि बस अपनी हाइजीन का अगर बहुत ध्यान ना रखा जाए, जैसे कि गंदा कपड़ा वगैरह जो यूज़ करने के लिए बहुत कुछ बताया जाता है। राइट। अर्ली प्रेगनेंसी एंड ऑल, दे मीन कि बहुत अर्ली एक्सपोजर है सेक्सुअल लाइफ के लिए। ओके। तो वो सब चीज़ें अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, जितना हमें सफाई चाहिए, जितना हमें केयर चाहिए, वो नहीं मैनेज हो रहा, तो इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर बढ़ता है इन अर्ली मैरिजेस और अर्ली चाइल्ड बर्थ एंड ऑल दैट। इट इज़ नॉट बिकॉज वो बॉडी के हार्मोन को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता। अर्ली प्रेगनेंसी ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव मानी जाती है। अच्छा, ओके। और ब्रेस्ट एंड ओवेरियन के लिए आई थिंक यू वुड एग्री विद मी कि इट्स नॉट द हार्मोन एट फॉल्ट, इट इज़ द इन्फेक्टिव एजेंट जो कि वजह है। सो दोनों चीज़ें अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। डॉक्टर योगिता, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी ये जो कन्वर्सेशन हमारी चल रही है इसके ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, तो इस पे आप क्या कहेंगी? आयुर्वेद में इन जनरल जो प्रिंसिपल दिए गए हैं कि आपको डिजीज कब होती है, तो डिजीज तभी होती है जब हम, एक टर्म आती है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा मीन्स ज्ञान। आप जानते बूझते हुए भी अगर आप ठीक नहीं अपनी डाइट लेते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं लेते हैं, तो आप प्रीडिस्पोज हो जाते हैं बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के प्रति। राइट। जैसे कि पर्सनल हाइजीन हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी बहुत सारे, जैसे अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फ़ोन का मैक्सिमम यूज़ आजकल होता है, और भी जैसे परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज जो हैं, दीज ऑल्सो प्ले अ रोल। तो इस तरीके की जो चीज़ें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनीथिंग अगर आप करते हैं, और दूसरा एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप प्रकृति से जितना दूर जाते हैं। अब प्रकृति से दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाके रहना शुरू कर देंगे। इट सिंपली मीन्स कि आपकी प्रकृति, आपकी अपनी बॉडी जो है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी हमें गाइड करती है कि हमें कब क्या लेना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जब भी हम कोई गलत, अगर हम रात को 1-1 बजे तक सो रहे हैं, हमारा अगर स्लीप पैटर्न सही नहीं है, या अगर हम जो डेली हमें एक्सरसाइज कुछ करनी चाहिए हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आराम से पूरा दिन लेजरली लाइफस्टाइल अगर जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता कि हम ओवरवेट हो रहे हैं या हमारे साथ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो चीज़ें अगर आप शुरू से ही अगर आप अपना कंट्रोल में रखते हैं, अपना लाइफस्टाइल अगर आप हेल्दी रखते हैं, तो आप कैंसर के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप तीनों का ये कहना है कि अच्छा लाइफस्टाइल और हाइजीन अगर हम मेंटेन करके रखते हैं तो ये प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर नवनीत, आपने अभी कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में कुछ साइन सिम्टम्स हमें पता लगते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि किस तरह के वो साइंस होते हैं जिससे कि हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाए कि हम शायद ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ पाना बहुत आसान है। थोड़ा सा विजिलेंट होने की या ब्रेस्ट अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। हर लड़की को और लेडी को पता होना चाहिए कि उसकी नॉर्मल ब्रेस्ट कैसे फील करती है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चेंज है, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम जो कोई नोटिस करता है, वो ये कि ब्रेस्ट में कोई लम्प, कहीं पे भी कोई गांठ जो कि पहले नहीं थी और जो उस जगह पर रुकी हुई है। कई गांठें ऐसी होती हैं कि इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल दे कम एंड गो, तो उनको लेके चिंता की ज़रूरत नहीं है। पर अगर कोई ऐसी गांठ जो आपको लगातार महसूस हो रही है, जो आपकी नॉर्मल ब्रेस्ट में पहले नहीं थी, वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट सिम्टम है जो कि आप इजीली नोट कर सकते हो। उसके लिए अपने आप को अपनी ब्रेस्ट को टच करके देखना और एक सिस्टमेटिक तरीके से देखना ज़रूरी होता है। मतलब आपको इवन मिरर में देख के आइडिया हो जाएगा कि कुछ कहीं पे एसिमेट्री है, कहीं पे कुछ दिख रहा है जो कि नॉर्मल नहीं था। और उसके बाद में जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, तो एक सही टेक्निक है जिसमें कि 3 फिंगर्स के साथ में मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, लेकिन हम इनके साइंस के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मेरे को जनरल क्वेश्चन पूछना था कि एक विमेन अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकती है, मतलब कैसे पता चलेगा, मतलब इस कैंसर से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप किस पर्टिकुलर कैंसर की बात करें या आप ओवरऑल बात? ओवरऑल। ओके, आपकी एज जान सकती हूँ मैं? जी मैम, 28। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर नीलांजलि, आप इनको क्या कहना चाहेंगे कि ओवरऑल अगर हम हेल्थ की बात करें तो कैसे हेल्दी रह सकते हैं?
ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ती है। उसमें हमें एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस फ्री लाइफ, इन तीनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए अपने शरीर के बारे में, नॉर्मल क्या फंक्शनिंग है हमारी बॉडी की और उससे डेविएशंस यानी एबनॉर्मेलिटी क्या है। जैसे कि अगर आपको महीना रेगुलर आ रहा है, समय पर आ रहा है, तो फिर वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको अत्यधिक महीना आ रहा है या फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है या बहुत डिले हो रहा है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सब कंडीशंस में आप अपने आप को चेकअप ज़रूर कराएं। इसके अलावा नॉर्मल सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को आप कुछ कैंसर्स के लिए स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सर्विक्स के कैंसर की स्क्रीनिंग 28 इयर्स जैसे आपकी उम्र है इस पे की जा सकती है। यदि आपकी शादी हो गई है, यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो सिंपल टेस्ट हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक सिंपल टेस्ट होता है HPV टेस्ट, जैसा कि अभी बताया था कि HPV ही मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर का। तो इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो उसके हिसाब से आपके फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इस तरीके से अपने आप को आप सर्विक्स के कैंसर से बचा सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने आप को हर बार अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकती हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने के बाद। इस तरह से आप पता कर सकती हैं कि सब कुछ नॉर्मल है आपकी बॉडी में। राइट, थैंक यू। एक कॉलर हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो हाँ जी, মুখে 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 যন্ত্রণা হয় না, সেটার জন্য মানে বলছে কি छाती में दर्द हुआ। अच्छा, छाती में दर्द रहता है आपको? अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र जी, कितने साल के हैं आप? 33। और आपको छाती में दिक्कत, छाती में दर्द रहता है आपको? इसके अलावा और भी कोई परेशानी? বুকে যন্ত্রণা হয় আর কি, বুকে যন্ত্রণা ফটোগুলো হয়েছে, ফটোতে কিছু নেই, তবুও আমার বুকটা একটু বুকে যন্ত্রণা হয় আর কি। ठीक है, थैंक यू। छाती के दर्द की बात कर रहे हैं, पर हमारे से सवाल से नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है क्लियर वो नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, जो वो पूछना चाह रहे हैं, पहली बात तो मैं ये बताऊंगी कि चाहे प्रोग्राम हमारा वुमेन कैंसर के बारे में है और मर्दों में ऑब्वियसली बच्चेदानी का कैंसर या नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर उनमें होता है। अच्छा, सो ये मान लेना कि अगर कोई मेल है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं सकता, वो ठीक नहीं है, चाहे उसके नंबर्स बहुत कम है। ओके। तो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेल पेशेंट्स कैन आल्सो डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। और पेन जो है वो एक बहुत ही मेजर सिम्टम नहीं है। आमतौर पे कैंसर की शुरुआत पेन से नहीं होती, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की। ओके। वहाँ पे उनको अगर कोई गांठ महसूस हो रही है, अगर उनका जो एक मेल ब्रेस्ट है उसमें कहीं पर कोई डिस्चार्ज है या कोई जख्म है या कोई इचिंग है, तो वो एक खतरा का एक सिग्नल हो सकता है। और पेन की वजह कैंसर बहुत कम होती है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम वो अपने को एक बार चेकअप करवा लें, क्योंकि मेल ब्रेस्ट कैंसर को देख के डायग्नोज करना बहुत आसान है। राइट। डॉक्टर योगिता, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में लम्प्स की मैम ने भी बात की, तो क्या हर लम्प, जो हर गांठ होती है, क्या उसे हम कैंसर समझ सकते हैं? ऐसा नहीं है जो हर गांठ होगी वो कैंसर होगी, बट जो कैंसरस गांठें होती हैं उनके अलग साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे वो स्किन से जुड़ी हुई होती हैं, आपको अगर देखने में एसिमेट्रिकल हो, कभी पेन हो रहा हो उसमें। इसके अलावा फिर जब आपको एक बार गांठ का पता चलता है कि गांठ है, तो सबसे पहला काम है उसको इवेल्युएट करवाना, एग्जामिन करवाना कि ये किस तरीके की गांठ है। तो उसमें कुछ बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, वो किए जा सकते हैं। बड़ी गांठ है या ऊपर स्किन के पास है तो FNAC एक टेस्ट होता है, वो किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें पता चलता है, चाहे वो एक छोटे से मटर के दाने के बराबर भी अगर गांठ है, तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है,
उसके जो भी हमारे पास जितने भी अभी हम अपने फीमेल्स जब आती हैं तो उनको जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो उनको दे हैव टू कम फॉरवर्ड कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो छोटा सा भी है, तो आप अपने आसपास किसी भी डॉक्टर के पास जाके, अपना गायनेकोलॉजिस्ट के पास या जो आपके आसपास डॉक्टर इजीली अवेलेबल हो, आप उसको एग्जामिन जरूर करवाएं। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर नवनीत ने भी अभी शुरुआत में कहा था कि अभी भी शर्म करती हैं औरतें स्पेशली ब्रेस्ट के केस में आगे आने में। दूसरा कारण ये है कि जैसे आपको शुरू में पता चला है, अभी छोटा साइज है, हो सकता है उसका अभी स्प्रेड बाहर तक नहीं हुआ है, दूसरे टिश्यूज में नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप जितना डिले करते हैं, जैसे मैडम ने बताया था, आप जितना उसको डिले करते जाते हैं तो उतना वो और उसकी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो रुक गया है या अपने आप चला जाएगा। तो इसीलिए उसमें कोई हेजिटेशन की और फियर फैक्टर की जरूरत नहीं है। अभी कैंसर जो है उसका इलाज काफी हद तक अच्छा अवेलेबल है हमारी कंट्री में, तो सबको इजीली अवेलेबल है, मिल सकता है इलाज। तो आप उसमें हेजिटेशन नहीं करें, कोई फियर फैक्टर नहीं लेके आए कि क्या होगा इसके बाद, तो बिना कोई स्ट्रेस लिए आप उसको जाके इवेल्युएट कराएं। हो सकता है वो शुरू की स्टेजेस पे हो, तो जितनी जल्दी स्टेज पे आप जाएंगे उसका क्योर उतना आसान हो जाता है। ऑल राइट। डॉक्टर सिंह, अभी जैसे मैंने डॉक्टर नवनीत से ब्रेस्ट कैंसर के साइंस की बात की, तो अगर हम गायनेकोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं इसके, तो इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें इस कैंसर्स के पता लगते हैं या नहीं पता लगते? अर्ली स्टेज पर क्या इसे डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं? ये जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं, स्पेशली जैसे सर्वाइकल, एंडोमेट्रियल या यूट्राइन जिसको आप कह रहे हैं, और ओवेरियन कैंसर, ये तीनों अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सर्विक्स का कैंसर कॉमनली प्रेजेंट करता है महीने की गड़बड़ी के तरह से, बहुत ज़्यादा महीना होना या कभी भी महीना हो जाना या कोई पैटर्न ना होना या हस्बैंड से या रिलेशन रखने के बाद ब्लीडिंग होना, ये सब बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है सर्विक्स के कैंसर के। इसके अलावा जिन महिलाओं में महीना आना बंद हो चुका है उसके बाद भी उनको महीना आना शुरू होना, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। तो इसके अलावा नीचे से बदबूदार गंदा पानी जाना या फिर पैर में सूजन आ जाना या पेट में दर्द होना या पेशाब के रास्ते से खून जाना, ये सब एडवांस स्टेजेस में भी हो सकता है। ऑलराइट। अगर हम यूट्रस के कैंसर की बात करें, यूट्रस का कैंसर ज़्यादातर ओल्ड एज महिलाओं में प्रेजेंट करता है। उसमें एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, महीना बंद हो चुका है और दोबारा से कुछ महीना आना लगा, ज़्यादा या कम या इरेगुलर या कंटिन्यूअस किसी भी तरीके से, तो ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा जिन महिलाओं में महीना आना बंद नहीं भी हुआ है उनमें भी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी एक प्रेजेंटेशन है एंडोमेट्रियल कैंसर का। ये दोनों कैंसर्स ऐसे कैंसर्स हैं, सर्विक्स और एंडोमेट्रियल, जो बहुत ही कॉमनली प्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि ब्लीडिंग इसमें इरेगुलर हो जाती है और हमें पता चल जाता है। ओवरी का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो प्रेजेंटेशन जिसमें कुछ और होती नहीं है, तो वो बहुत लेट प्रेजेंट करता है। इसीलिए ओवरी का कैंसर एडवांस स्टेजेस में पता चलता है, क्योंकि शुरू में वो सिर्फ गांठ होती है, वो कई बार पता नहीं चल रही होती है, पैल्पेट नहीं हो रही होती है। तो ओवरी का कैंसर तभी पता चलता है वो जब यूजुअली थोड़ा एडवांस स्टेजेस में होता है, गांठ बहुत बड़ी हो गई होती है, महिला को पता चलने लगती है, पेट में सूजन आ गई होती है, पेट में पानी भर गया होता है, या फिर और भी सिम्टम्स ज़्यादा आने लगते हैं, वज़न बहुत कम हो रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है। ये सब एडवांस केसेस के लक्षण हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छे से सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो बताए हैं। थैंक यू। डॉक्टर नवनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज फैक्टर कितना मैटर करता है? क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र में ही मतलब औरतों में देखा जाता है या कम एज में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है? आई थिंक एज जो है हमारी कंट्री में, अभी तक हम ये कहते थे कि हमारी कंट्री में वेस्ट के मुकाबले ऑलमोस्ट 10 साल पहले कैंसर शुरू हो जाता है। उस बात को भी अब टाइम गुजर गया और अब जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो अपनी लेट 20s में आ रहे हैं, 30s में आ रहे हैं। तो जो कैंसर का जो एज ग्रुप है उसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जो पहले हम नॉर्मली कहते थे कि एल्डरली वुमेन विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर, फिर हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता था, अब बहुत यंग लेडीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मेरी उम्र नहीं है, ये मेरे को तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत यंग गर्ल्स को भी हो रहा है और बगैर किसी नोन रिस्क फैक्टर के फैमिली हिस्ट्री के। और आई थिंक एक चीज़ मैं ज़रूर पूरी करना चाहूँगी, अभी वो आप जानना चाहते थे साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और वो कॉलर हमारे साथ डिस्कशन में आपके बीच में रहेगी बात। तो लंप इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स।
उसी वक्त ये भी मैं कहना चाहूँगी कि 10 में से 3 या 4 लोग केवल कैंसर के होते हैं, 5-6 नहीं होते हैं। मैं एक बार एज फैक्टर के ऊपर चाहती हूँ कि एक बार हम डिटेल्स में बात कर लें, बिकॉज सबको ना अभी ये बहुत ज़्यादा रहता है कि एज जो है हमारी, मतलब बढ़ती उम्र में ही हमें ये सब दिक्कतें होंगी, कम एज है अभी हमें नहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो डॉक्टर योगिता, आप क्या कहेंगी कि एज फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट रहता है इसके अंदर? देखिए, जहाँ एज की अगर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक आप एज ग्रुप पे इसको पिन नहीं कर सकते हैं कि ये एज ग्रुप है तो इसमें ये हो सकता है या नहीं, इसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है। द मोमेंट आपको ये पता चलता है कि कोई भी गांठ आपकी बॉडी में है तो आपको उसको सबसे पहले एग्जामिन करवाना है। और एज जो है, जैसे अभी सर्वाइकल कैंसर के लिए अलग एज ग्रुप होता है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलग है, बट आप उससे आगे निकल गए हैं तो उसमें आपको कैंसर नहीं होगा। आप 50+ हो गए हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी हो सकता है। इवन जो मेनोपॉजल वुमेन होती हैं उनमें भी होता है, तो उसमें भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस मिलते हैं, 75+ में भी मिलते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आप एक सर्टेन एज ग्रुप से आप बाहर निकल गए हैं तो अब आपको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉडी को फॉलो करिए। आपको अपना ध्यान रखना है कि मेरी बॉडी में कोई भी किसी भी तरीके का चेंज आ रहा है, कभी कोई हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है इवन आफ्टर मेनोपॉज, तो आपको ये देखना है कि आप इमीडिएटली उसको चेक करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। राइट। तो मैम, जैसे हम देखते हैं स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, आप ही से सवाल कर रहे हैं डॉक्टर योगिता कि स्ट्रेस भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस में आप आयुर्वेदा किस तरह से हेल्प करता है कि मतलब एक महिला को, एक तो वैसे भी काम का स्ट्रेस हो गया, अगर वर्किंग है तो डबल स्ट्रेस है, और ऊपर से अगर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है किसी भी तरह का, तो कितना स्ट्रेसफुल उसके लिए हो जाता है और कैसे वो इसे ओवरकम करे? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का पार्ट है। विदाउट स्ट्रेस तो, अगर आपको स्ट्रेस नहीं है, मुझे बच्चे सुबह स्कूल में जाने हैं या मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो आप उठेंगे भी नहीं, आराम से लाइफ जीते रहेंगे। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आप उसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेके चलिए, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। दूसरा ये कि आप अगर कोई आपको बीमारी होती है, आप ये सोचते हैं कि इसके होने से अगर मुझे अभी मैं इसका ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो मैं और परेशान, आप खुद अपना मेंटल ये प्रेशर लेती हैं कि ऐसा करने से मेरा और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो आपको ये रियलाइज करना है कि अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाती हैं तो क्या होगा, तो फैमिली लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। बाकी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए योगा और प्राणायाम जो है बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें आप अपने आप को मेंटली जो है स्ट्रेस फ्री करने के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। आप जितना इनका योगा, अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप ½ एन आवर का योगा अगर आप रोज करते हैं या कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार करते हैं, तो आपको स्ट्रेस इन जनरल भी कम होगा। बट जब डिजीज होती है तो ऑब्वियस है, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी कि कोई भी अगर आपको कोई इस तरीके की डिजीज होती है, एक अननोन का फियर होता है। तो जब ये कोई भी गांठ होती है तो अभी वो अननोन टेरिटरी में होती है कि ये कैंसरस है या नॉर्मल है, तो आपका दिमाग दोनों तरफ जा रहा होता है, तो उस समय स्ट्रेस रहता है। तो वो थोड़ा सा आपको खुद को ही बैलेंस आउट करना है कि उसको जल्दी आप इन्वेस्टिगेट कराइए, ताकि आपको सबसे पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि कैंसरस है भी या नहीं है, और अगर है भी तो उसका ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। तो आपको स्ट्रेस उसका नहीं लेना है, रादर आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे कि आप वॉक कर रहे हैं, आप अपनी अच्छी इस तरीके की एक्टिविटीज कर रही हैं, रीडिंग कर रही हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज आपकी स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। जो चीज़ें बेसिकली आपको अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर नवनीत, एक मिथ कहें या सच्चाई है, कितना ठीक है ये कि कहते हैं कि मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर नहीं करवाते तो वो भी एक रीज़न बन सकता है ब्रेस्ट कैंसर का? नहीं, इट्स नॉट अ मिथ कि ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट की सेहत के लिए अच्छा है। वो उस ऑर्गन का नॉर्मल फंक्शन है, और वो तो करने में कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव। कई लोगों को ये वहम होता है कि शायद ब्रेस्ट फीडिंग से उनको कैंसर हो सकता है, क्योंकि मैंने कई बार कई प्रोग्राम्स में ये सवाल भी सुना कि तो ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट का नॉर्मल फंक्शन है, उसके लिए अच्छा है, और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ को बगैर किसी हेजिटेशन के करना चाहिए। वो उनकी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए एक अच्छी बात है। थैंक यू मैम। डॉक्टर सिंह, आपने जैसे अभी HPV वैक्सीन्स की बात की, तो आजकल बहुत कॉमन हम सुन रहे हैं, अवेयरनेस इसके लिए भी हम आजकल देख रहे हैं, सर्विकल से रिलेटेड है ये, तो ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो इस पे आप मुझे क्लियर कीजिए कि ये किस एज में लगवानी चाहिए, क्या कोई पर्टिकुलर एज लिमिट है, और कितनी डोजेस होनी चाहिए इसकी? HPV वैक्सीन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन का, और ये बहुत ही अच्छे से रिकमेंडेड है पूरे वर्ल्ड में, और WHO बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस देता है कि ये वैक्सीन कब लगानी चाहिए। इस वैक्सीन को 9 वर्ष की
लड़कियां से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाएं लगा सकती हैं। यदि 15 वर्ष से कम की लड़कियां लगवा रही हैं, यानी कि 9 से 15 वर्ष के बीच में अगर वैक्सीन लग रही है तो 2 डोजेज ही काफ़ी हैं। यदि 15 वर्ष के से ज़्यादा की लड़कियां या महिलाएं लगवा रही हैं तो फिर 3 डोजेज लगवानी होती हैं। 2 तरीके के वैक्सीन अवेलेबल हैं, सर्वरिक्स और गार्डासिल। गार्डासिल जो अवेलेबल पहले हुआ करता था उसमें 4 HPV वेरिएंट्स के अगेंस्ट था। अब नोनावेलेंट वैक्सीन आने लगी है, यानी कि 9 वेरिएंट्स, 9 कैंसर कॉज करने वाले HPV वेरिएंट्स के अगेंस्ट हैं ये। तो अब ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है। अभी रीसेंट स्टडी आई है जो कि WHO की वेबसाइट पे भी है, 1 डोज वैक्सीन का भी अगर कोई महिला लगवाती है तो वो भी काफ़ी प्रोटेक्टिव है HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो क्या कोई लिमिट है, मतलब इस एज के तक लगवा सकते हैं, इस एज से ऊपर वैक्सीन नहीं लगवा सकते? अभी इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से 45 इयर्स की एक लिमिट दी गई है कि 45 इयर्स तक ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। अच्छा, मतलब कोई भी अगर मतलब वुमेन जो है 45 इयर्स तक की एज की है तो वो अगर एक वैक्सीन भी लगवाती है तो वो उसको 90% तक सेव करती है। तो अगर हम बात करें तो ये लाइफ टाइम के लिए करती है या इसका भी कोई स्पैन ऑफ टाइम है कि कुछ टाइम बाद फिर ये वैक्सीन लगवानी पड़ेगी हमें? देखिए, ये जो हम इफ़ेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम इफ़ेक्टिवनेस, लाइफ टाइम कैंसर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। और उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो HPV इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होने के बाद जो चेंजेस होते हैं सर्विक्स में, उससे कैंसर बनने में तकरीबन मिनिमम 10 साल से लेके 20 साल तक बनते हैं। तो यदि वो इतने समय कैंसर बनने में लग रहा है, यानी कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो यदि अगर आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए भी, तो उसके बाद की लाइफ स्पैन में उसके बनने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए ये काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत लंबे समय के लिए इफेक्टिव है। डॉक्टर नवनीत, क्या इस तरह के कोई वैक्सीनेशंस क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हैं या अभी नहीं? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कोई ऐसा वायरस नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि इसकी वजह से हो रहा है, और ऐसा नहीं है, इट्स नॉट कॉज्ड बाय एनी वायरस। लेकिन उसको जल्दी पकड़ने के लिए बिसाइड्स की ब्रेस्ट अवेयरनेस होना चाहिए और पेशेंट को बताना चाहिए अपनी प्रॉब्लम। स्क्रीनिंग टूल्स हैं, और जो लोग जिनका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि किसी ने शादी नहीं की, वो नलीपैरा है, तो उसको मालूम है कि उसका रिस्क ऑन द हायर साइड है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो अपना स्क्रीनिंग करा सकते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में नेशनल गाइडलाइंस में है कि उनकी लेडीज़ सभी पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग के लिए आती हैं। हमारे यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग भी एक प्रोसीजर है जिसकी कि अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसको मीट कर पाना एक बहुत बड़े देश में जहाँ पर की चीज़ों की लिमिटेड फैसिलिटी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी लोग रिस्क पे हैं, या हम जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, जो हॉस्पिटल में कोई भी कंप्लेंट लेके आते हैं, तो हमें लगता है कि हम इस एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम है तो इसका एक स्क्रीनिंग मैमोग्राम करा दें, तो एक तरह का एक्सरे कराते हैं जिससे कि हम जल्दी बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो ये जो मेमोग्राफी आपने बताया, ये एक टेस्ट है जिससे कि हमें पता लग सकता है कि हमारे ब्रेस्ट के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर कोई कैंसर की शुरुआत है जो कि क्लिनिकली डॉक्टर भी नहीं महसूस कर सकते और जो पेशेंट को भी नहीं मालूम पड़ेगा, वो चीज़ उस स्टेज में स्क्रीनिंग मैमोग्राम से हम पिक कर सकते हैं। और भी कोई ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम पहचान सकते हैं कैंसर के लिए? आई थिंक अभी करेंटली मैमोग्राफी इज़ द स्क्रीनिंग टूल। उसके अलावा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को एक तरह से स्टैंडर्डाइज किया गया है कि लोगों को पता रहे कि खुद को भी देखना है तो कम्प्लीटली देखना है। कुछ एरियाज हैं जो कि जिस तरफ ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि हमारी बगलें, जो हमारी आर्मपिट्स हैं, वहाँ पर भी हमारा ब्रेस्ट का टिश्यू एक्सटेंड करता है, लेकिन उस एरिया को टच करके चेक करना लोगों को भूल जाता है या नहीं पता होता। या ब्रेस्ट को भी किस टाइम, जैसे कि महीने में सिर्फ एक बार और एक नियत टाइम पे, अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली करेंगे तो भी आप मिस करेंगे, और अगर आपने बहुत टाइम के इंटरवल के बाद में किया तो आपकी बीमारी बीच में मिस हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कि महीने में एक बार अपना मिड साइकिल अच्छे से 3 फिंगर से पूरी ब्रेस्ट के सब एरियाज को एग्जामिन करें। और जो भी जानना चाहते हैं, नेट पे बहुत सारे उनको वो मिल जाएंगे वीडियोस कि इस तरह से ब्रेस्ट को चेक करना ज़रूरी है। ओके, तो जैसे कि डॉक्टर नवनीत ने कहा कि जिन्होंने शादी नहीं की है तो उनमें ज़्यादा ये चांसेस होते हैं, तो अगर शादी के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, तो उनके इस कैंसर के होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं? इस सवाल से पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 या हेलो जी मैम, मैं MP नासिरपुर से बोल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा पूछना है जी। ये मुझे पीरियड के बाद हेलो, हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपना सवाल पूछिए।
पीरियड से 8-10 दिन के बाद मुझे पेट में दर्द होता है हर महीने, ऐसा करीबन 2 साल हो गया मुझे। पीरियड्स खत्म होने के बाद? पीरियड, हाँ, न पीरियड शुरू होने के मतलब 10 से 12 दिन बाद, मतलब पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके बाद दर्द होता है। ओके, आप एक बार अपनी उम्र बताएंगे आप? जी, आपकी क्या उम्र है, क्या एज है आपकी? मेरी एज 36 ईयर। 36 ईयर्स, ओके। मैं चाहती हूँ डॉक्टर नीलांजलि आप भी इसका जवाब दें। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? जी, पीरियड होने के 10 से 14 दिन के बीच में ही जो ओवरीज होती हैं उनमें से अंडे निकल रहे होते हैं। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और इस प्रोसेस में पेन होना एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये पेन परसिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि लंबे समय तक नहीं रह रहा है और आपको उसी 12 से 14 दिन के बीच में थोड़े समय के लिए पेन हो रहा है, तो ये एक मिटल स्मर्ज पेन करके नाम दिया गया है इसको। ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें घबराने की कोई बात कोई नहीं सिस्ट है। का प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे ओवरीज वगैरह में हम कहते हैं सिस्ट हो जाते हैं, उसकी भी पेन्स होती हैं पीरियड्स के टाइम पे? ये क्योंकि इनका पेन बिल्कुल ही रेगुलर है और हर बार पीरियड्स के इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ओवुलेशन हो रहा होता है उसी समय के लिए है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है, ना वो बढ़ रहा है, तो ये नॉर्मल ही होने के चांसेस हैं। ओके, राइट। डॉक्टर योगिता, जैसे कि अभी बात हुई है पीरियड्स की पेन की बात जैसे की है, तो यूजुअली कंप्लेंट्स आती हैं विमेंस में कि पेन होता है एट द टाइम ऑफ पीरियड्स या पहले या बाद में, और अगर स्पेशली अगर कोई सिस्ट है अगर आप में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो क्या आयुर्वेदा इसमें किसी तरह से हेल्पफुल है? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं जो आपको पीरियड को रेगुलराइज करने में हेल्प करती हैं। ओके। बट सबसे पहले आपको उसके लिए ये देखना होता है कि हमारे पीरियड्स जो कोई भी अगर पेशेंट आता है तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले उनका हम पीरियड्स की हिस्ट्री लेते हैं कि उनको कब से पीरियड कब से स्टार्ट हुए, कितने दिन के लिए रहता है, उसमें क्या इरेगुलरिटी हैं। और जब कोई हमें इरेगुलरिटी इस तरीके की होती है तो हम एक जनरल स्क्रीनिंग उनकी पहले कर लेते हैं। ओके। ये जानने के लिए कि क्या कोई और ऐसी अंडरलाइंग कंडीशन तो नहीं है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है उसके अंदर बहुत सी हर्ब्स इस तरीके की हैं, जैसे शतावरी, अशोक हो गया, अशोकारिष्ट आता है, तो इस तरीके की काफ़ी सारी दवाइयाँ जो आपको हेल्प कर सकती हैं। बट सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी अगर आपको कोई भी इस तरीके की परेशानी आती है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर, आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जाकर अपना एग्जामिनेशन करवाएं। उसके बाद ही आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई शुरू करें, कोई भी इश्तिहार देख कर नहीं। ओके, बिल्कुल ठीक। मतलब कोई भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डॉक्टरी सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर नवनीत, अगर हम सर्जरीज़ की बात करते हैं तो ब्रेस्ट में जब कैंसर हो जाता है तो कहा जाता है कि ब्रेस्ट रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो क्या उसके बाद एक जो वुमेन है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है? आई थिंक ब्रेस्ट का होना या नहीं होना एक वुमेन को कितना मैटर करता है ये उसकी पर्सनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ओके। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर क्योंकि एक जो वुमेन का रोल फैमिली में है वो इतना क्रिटिकल है कि उसका बॉडी इमेज उतना मैटर नहीं करता है। फॉरेन कंट्रीज़ में एक ये बहुत अहम प्रॉब्लम महसूस होती है पेशेंट को, और वो किसी भी तरीके से अपनी बॉडी इमेज मेंटेन करने के लिए बहुत तरह की सर्जरीज़ के लिए उनकी चॉइस होती है। अब ऐसा नहीं है कि हर ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमें ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ता है। ओके। अगर हमने बहुत शुरू में ही बहुत छोटी गांठ पकड़ ली तो हम केवल उसी हिस्से को निकाल के बॉडी को ऑलमोस्ट एक नॉर्मल शेप में छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को ब्रेस्ट निकलवाना भी पड़े तो उसको रिकन्स्ट्रक्शन करने के भी तरीके हैं। तो सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट है और डॉक्टर की पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट जो है वो जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस मेरा एक सिंपल ऑपरेशन करिए और मैं कंफर्टेबली जीना चाहती हूँ, तो वो भी एक एक्सेप्टेबल है। और किसी को अगर कंसर्न है कि नहीं मुझे मैटर करता है कि मेरी इमेज कैसी है, और तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थैंक यू। और टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, मैं चाहती हूँ कि आप यहीं पर ही एक मैसेज भी दें कि किस तरह से हम ये प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, या क्या मतलब हम पहले ही प्रिकॉशंस लें कि ये प्रॉब्लम हो ही ना। ओके, देखिए, प्रिकॉशन फॉर एनी काइंड ऑफ कैंसर इज़ टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि एक अच्छा बॉडी वेट, एक अच्छी डाइट, एक स्ट्रेसलेस लाइफ, अ गुड स्लीप, गुड एक्टिविटी, दिस ऑल इज़ इम्पॉर्टेंट। वो हम सबको पता है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आप अच्छा कैसे जिएं। अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो यह है कि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ गड़बड़ है तो उससे डर के छिपाने से आपकी परेशानी केवल बढ़ सकती है। एक सही ओपिनियन ले लेने से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, और अगर कोई बीमारी है तो जल्दी पकड़ में आ जाएगी और आपका पूरा इलाज हो जाएगा। तो अपने
बारे में जानना और ज़रूरत पड़ने पर एक सही टाइम पर ओपिनियन लेना, और जो भी करंट ट्रीटमेंट है उसको थॉरली फॉलो करना, क्योंकि आधे लोग बीच में छोड़ देते हैं तो वो भी उनके लिए डेट्रीमेंटल होता है। राइट, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सिंह, आप क्या कहेंगी? जैसा कि मैम ने बताया, उन सब के अलावा सबसे ज़रूरी कैंसर के बारे में जानने के लिए है कि आप लक्षणों को पहचानें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको अपने डॉक्टर के पास सलाह लेने जाना है। महीने में गड़बड़ी हो रही है, या फिर गंदा बदबूदार पानी बहुत समय से जा रहा है, ये सब कुछ लक्षण हैं जो कि आपको बताते हैं कि अब आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइफस्टाइल का और भी बहुत रोल है। डायबिटीज़ होना, ओवरवेट होना, हाइपरटेंशन होना, ये सब एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं एंडोमेट्रियम के कैंसर के लिए। तो इसलिए अपने वज़न को कंट्रोल में रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है फ्यूचर कैंसर से बचाव के लिए। और इसके साथ साथ सर्विक्स का कैंसर, जिसका बचाव इतने आसानी से हो सकता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट कराएं। सर्विक्स के कैंसर की स्क्रीनिंग एक सिंपल HPV टेस्ट से हो सकती है, जो कि 5 साल में एक बार कराना है। अगर आप वो टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो 5 साल के बाद आपको रिपीट करना है, उससे पहले रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ HPV वैक्सीन, जैसा पहले हम बता चुके हैं, लड़कियों को ज़रूर लगवाएं। जितनी जल्दी लगेगा उतना ज़्यादा इसकी एफिकेसी रहेगी, क्योंकि अगर एक्सपोजर हुआ ही नहीं है HPV वायरस से और तब हम वैक्सीन दे देते हैं तो ये काफ़ी बचाव कर सकता है सर्विक्स के कैंसर के लिए। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर योगिता, आप क्या कहेंगी? जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आयुर्वेद में मेन जो एम्फेसिस हम देते हैं वो ये है कि आप प्रकृति के साथ जीना सीखें। तो आप अपनी नेचुरल आपके लिए क्या है उसको पहचानें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो लड़कियां, जैसे मेनार्क जब स्टार्ट होता है तो फैमिलीज़ में वो एक बड़ी हाइड की छुपा के रखने वाली चीज़, इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता है। तो जिसमें वो खुल के आपसे, अपनी मदर से भी नहीं बात कर सकती हैं कि उनको क्या इश्यूज़ हैं या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उनको पर्सनल हाइजीन तो सिखाना फिर दूर की बात रह जाती है। तो आप पर्सनल हाइजीन पे आप अपने बच्चों को शुरू से, अपनी बेटियों को ट्रेन करें कि उनको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है पीरियड्स के दिनों में। इसके अलावा उन्हें ड्यूरिंग पीरियड्स जो है लाइट एक्सरसाइजेस, बाकी टाइम पे वो नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को, योगा को करें और अपना डाइट मैनेजमेंट जैसे पहले भी बताया है तो उसको मेन उस पर ध्यान देंगे कि हम जंक फूड नहीं खाएं। और भी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें जिनसे हम बच सकते हैं और सबको पता होता है बट ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने वुमेन कैंसर्स के ऊपर मुझे लगता है आज बहुत ही अहम जानकारी जो है हमारे साथ मुहैया कराई है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए भी। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि हमें इन कैंसर से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज की जो पेशकश है आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर आपकी भी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellodoctor@ddurdu@gmail.com। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी अपनी मेज़बान रतिका मेहरा को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।